हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम पिछले वीडियो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में फ़र्क वगैरह डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कंसिडरेशन का, क्योंकि जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो हम दूसरी पार्टी से चाहते हैं कोई कंसिडरेशन हो। दैट मीन्स कोई लेन देन हो, कोई अपेक्षा हो कि हम दूसरी पार्टी से चाहते क्या है, इसी को हम कंसिडरेशन कहते हैं। विदाउट कंसिडरेशन देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम्स वॉइड। विदाउट कंसिडरेशन हम इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म कर सकते, और बिना कंसिडरेशन के फॉर्म करा हुआ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं, क्योंकि अगर हम किसी से अपेक्षा ही नहीं करते कि हमें कॉन्ट्रैक्ट की वजह से क्या चाहिए तो उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब ही नहीं बनता। दैट्स व्हाई कंसिडरेशन इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस वेयर विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वैल्यूएबल एंड कंसीडर्ड। तो हम इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन, इट्स एसेंशियल्स, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन में फर्क, इंपॉर्टेंट केस लॉज, पास्ट फ्यूचर एंड प्रेजेंट कंसिडरेशन में फर्क, एंड इट्स एक्सेप्शंस वेयर विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट बिकम्स वैलिड। तो सबसे पहले हम इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में फर्क जानेंगे कि किस तरह कंसिडरेशन यूज होती है। इन इंग्लिश लॉ, कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेल और कॉन्ट्रैक्ट इन फॉर्म ऑफ डीड, ये वाले कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कंसिडरेशन के बिना भी वैलिड होते हैं। और जो पैरोल और सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इन इंग्लैंड और इंग्लिश लॉ, तो वो बिना कंसिडरेशन के वैलिड नहीं होते। तो हम इंडिया में कंसिडरेशन की डेफिनेशन जानते हैं, वो गिवन अंडर सेक्शन 2D में। तो उसमें ये डेफिनेशन लिखी हुई है, आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं और मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें कहा है व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, कि किसकी कंसिडरेशन कब एक्सपेक्टेड होती है, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर मतलब जो प्रॉमिस ले रहा होता है उसकी डिजायर पे। अगर कोई प्रॉमिस जो प्रॉमिस कर रहा होता है और एनी अदर पर्सन कोई काम करता है या कोई काम नहीं करता उसके कहने पर, या कोई काम उसने करा था या उसने नहीं करा था उसके कहने पर, और फ्यूचर में कोई काम करेगा या नहीं करेगा उसके कहने पर, तो वो कंसिडरेशन फॉर्मेशन होती है। और इस कंसिडरेशन के बेसिस पे वो आगे चीजें अपेक्षा रख सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है। तो ये कंसिडरेशन की 4-5 एसेंशियल्स हैं जो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। सच इज कंसिडरेशन टू बी गिवन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, consideration to be given by promisee or any other person, consideration may be present, past and future, and there should be some act, absistence or promise by promisee which constitutes consideration for the promise. Consideration only at the desire of promisee. तो इस पॉइंट में एक्सप्लेन करा गया कि जो कंसिडरेशन होती है वो सिर्फ तभी वैलिड होती है जब वो प्रोमिसर की डिजायर पे हो। ऐसे नहीं आपने मुझे कोई काम नहीं कहा, जैसे मान लो आपने अपने लॉन की घास काटनी, आपने मुझे नहीं कहा काटने को, लेकिन फिर भी मैं काट दिया और मैं फिर कहूँ क्या मुझे पैसे दो, तो ये तो वैलिड नहीं है क्योंकि आपकी डिजायर पे तो ये काम हुआ ही नहीं। तो इन सच केसेस कंसिडरेशन और लायबिलिटी नहीं होती। तो कंसिडरेशन सिर्फ तब होती है जब वो एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर हो। तो एसेंशियल्स ऑफ इसमें काफी फेमस केस है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदियो। इन दिस केस जो प्लेंटिफ था वो ना एक मार्केट कंस्ट्रक्ट कर रहा था ऑन द ऑर्डर ऑफ डीसी। तो जो डिफेंडेंट था उसने उससे कहा कि आप मुझे दुकान रेंट पे दे दो, जो भी आर्टिकल की सेल होगी उसमें से मैं आपको एक कमीशन भेजूंगा। लेकिन जब उसने दुकान रेंट पे कर दी और उसकी सेल हुई तो प्लेंटिफ को कोई भी कमीशन नहीं आया। तो प्लेंटिफ ने उसके खिलाफ सूट फाइल कर दिया और जो रिपोर्ट थी उसने कहा कि जो मार्केट कंस्ट्रक्ट थी वो किसकी डिजायर हुई थी, प्लेंटिफ की, सॉरी डिफेंडेंट की या डीसी के ऑर्डर पे। तो प्लेंटिफ ने कहा कि वो तो डीसी के ऑर्डर पे थी। तो हियर डिजायर ऑफ प्रोमिसर इज नॉट देयर, दैट इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू डिफेंडेंट। तो डिफेंडेंट ने जब ये डिजायर ही नहीं करी तो वो लाइबल नहीं होगा उसकी पेमेंट को लेके, इसलिए इस केस में डिफेंडेंट को लाइबल नहीं ठहराया जाएगा। नेक्स्ट, कंसिडरेशन बाय प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन इज प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन। तो हमने प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पहले डिस्कस नहीं करा, तो इस वीडियो में प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्कस करेंगे। प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन और प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में फर्क करता है। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को एक पावर देता है कि उसमें अगर ए और बी पर्सन्स के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो सिर्फ उन दोनों के बीच में ही एनफोर्स्ड होगा और कोई भी अदर पर्सन सच एज सी उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर उसे सू नहीं कर सकता। जिस तरह मान लो ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि हम यहाँ पे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे, और उसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर सी ने आगे सेल कर दी कि यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगी तो मैं आपको ये फ्लैट दिलवा दूंगा, लेकिन कुछ वैलिड रीजन की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं वर्क हुआ और ए और बी की बात वो नहीं हुई और सी को कुछ नुकसान हो गया। तो इस केस में वो ए और बी पे सू नहीं कर सकता, उस पे केस नहीं फाइल कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वाज बिटवीन ए एंड बी एंड ड्यू टू प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेंजर्स कांट सू। Whereas एंड प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन, और आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो कह सकते हैं कंसिडरेशन बाय प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इस केस में अगर हम
कोई काम करते हैं और उससे दूसरे का बेनिफिट या नुकसान हो रहा है तो वो भी उसे सू कर सकते हैं। मान लो ए और बी के कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और सी को उससे कोई फायदा हो रहा है और सी के वजह फायदे होने की वजह से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट चेंज होने की वजह से सी को नुकसान हुआ है तो सी उनके खिलाफ फाइल कर सकता है केस। जिस तरह इसमें इलिस्ट्रेशन गिवन है, ए प्रॉमिसेस टू गिव हिज वॉच टू बी। ए ने प्रॉमिस किया कि वो बी को अपनी वॉच देगा 2000 रुपए की और इसी को ए ने एक्स के द्वारा कहा गया बी ए को, ना बी ने नहीं कहा कि वो एक बी ने ए को नहीं कहा कि उसे वॉच चाहिए, जबकि एक्स ने ए को कहा कि बी को वॉच चाहिए। तो इस केस में जो बी है, ए ने जब वॉच पास करी तो बी ने प्रॉमिस नहीं प्रोवाइड किया, बी बट किसी और ने प्रोवाइड करा। लेकिन इंडिया में वैलिड होता है कि अगर कोई थर्ड पर्सन भी एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर काम करे तो प्रॉमिसर थर्ड पर्सन भी वैलिड होता है। दैट्स व्हाई ही वुड बी लायबल टू पे। तो इसमें फेमस केस है चिन्नया वर्सेस रमाया का केस। चिन्नया वर्सेस रमाया का केस क्या होता है, चिन्नया एक ओल्ड लेडी होती है, ए मतलब हम एक पार्टी को ए मानते हैं, वो एक ओल्ड लेडी होता है, उसने अपनी सारी ग्रांट अपनी डॉटर के नाम पे कर दी होती है। उस ग्रांट के अकॉर्डिंग उसने कहा होता है कि अपनी डॉटर को कि वो ₹653 ए के ब्रदर्स को देगी, जो ए के ब्रदर्स हैं। तो उन्होंने मान लिया और सारी जो ग्रांट है उसे मिल गई। लेकिन काफी समय बाद उन्होंने कुछ जो डिफेंडेंट था उसने कोई भी पैसा उन्हें नहीं दिया। प्लेंटिफ्स ने केस फाइल करा कि हमें कोई भी पैसा नहीं मिला, जैसे कि ग्रांट में कहा था ₹653, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तो जो डिफेंडेंट था उसने प्लीड करा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें कंसिडरेशन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिस हुई थी और मैं तो इस कॉन्ट्रैक्ट में थी नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट ए और उनके भाइयों के बीच में हुआ था, मुझे तो ग्रांट मिल गई लेकिन मैं तो बीच में नहीं थी। तो कोर्ट ने कहा कि इंडियन कंसिडरेशन में थर्ड पर्सन इज ऑल्सो वैलिड। तो इस करके डिफेंडेंट को लायबल कहा गया और उसे पेमेंट करने को कहा गया। The stranger of contract can also sue। चलो हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रूल पढ़ाया गया। द रूल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नीडेड। ये इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग बताया, वेराज इंग्लैंड लॉ के अकॉर्डिंग भी बताया कि दोनों में वैलिड है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, एक्सेप्शंस टू द रूल दैट स्ट्रेंजर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कांट सू। एक्सेप्शन करते हैं कि मतलब हमें जो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कि उसमें स्ट्रेंजर नहीं सू कर सकता, इसके एक्सेप्शन है। इसके एक्सेप्शन है ट्रस्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स और बेनिफिशियरी अंडर कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी को कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स दिए हुए हैं या बेनिफिट हो रहा है तो इस केस में भी वो सू कर सकता है। और इसके साथ साथ हमें नेक्स्ट पॉइंट, ये काफी सारे केसेस हैं, ख्वाजा मोहम्मद वर्सेस हुसैनी बेगम, ये हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं लेकिन काफी लंबी वीडियो बन जाएगी। अगर आपको कोई भी केस स्पेसिफिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसके लिए एक नई वीडियो बना। तो नेक्स्ट ये सारे क्लॉस मित्तल ब्रज वर्सेस ईस्ट इंडिया होटल्स, ये भी काफी फेमस केस है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्लॉस मित्तल ब्रज वर्सेस इंडियन होटल्स, इसमें क्या था, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था लुफ्थांसा और जो कि जर्मन एयरलाइन है और होटल अब्रॉय के बीच में, कि उनमें जो क्रू है उस फ्लाइट का वो उनमें स्टे करेगा। वो एक 5 स्टार होटल था तो उसमें उम्मीद थी कि वो सारी फैसिलिटीज अच्छी देगा। जो पायलट था वो जब स्विमिंग करने जा रहा था उसने एक जंप करी, डाइव करी, और लेकिन स्विमिंग पूल इतना डीप नहीं था इसलिए उसके हेड पे चोट लगी और वो 13 साल के लिए पैरालाइज हो गया और उसके बाद वो उसकी वजह से ही मर गया। तो इसलिए होटल मैनेजमेंट के खिलाफ एक्शन फाइल किया गया कि आपकी लापरवाही की वजह से आपने कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगाया, हमारा को पायलट मर गया। तो होटल वालों ने कहा कि हमारी कोई गलती नहीं थी, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वो सिर्फ एयरलाइन और उसमें हुआ था, एयरलाइन और होटल के बीच में, वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट था तो वैलिड नहीं है। तो कोर्ट ने कहा नहीं जी, थर्ड पर्सन है वो वैलिड भी होगा और ये लॉ ऑफ टॉट के भी अगेंस्ट है, और आप एक 5 स्टार होटल की वजह से जो आप एक्सपेंसेस ले रहे हो इनसे तो उसके अकॉर्डिंग आपको सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो कोर्ट ने उसे 50 लाख का कंपनसेशन प्रोवाइड करा। नेक्स्ट, कंडक्ट एक्नॉलेजमेंट और एडमिशंस। Next, provision for marriage expenses or maintenance under family arrangement. Next, consideration may be past, present, future. ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बताया गया कंसिडरेशन कौन सी वैलिड होती है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो पहले हम पास्ट डिस्कस करते हैं। जो पास्ट कंसिडरेशन होती है वो इंग्लैंड लॉ में या इंग्लिश लॉ में वैलिड नहीं है, whereas past consideration is valid in Indian law। तो इसमें बताया गया है कि जो पास्ट कंसिडरेशन है इन इंडियन लॉ इट इज कंसिडर्ड एज अ गुड कंसिडरेशन, whereas in English law it is considered as a non bad consideration और नॉन वर्दी कंसिडरेशन। पास्ट कंसिडरेशन में कहता है कि मैंने आपको पास्ट में वादा करा था कि मैं आपको ये दूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है आई रिक्वेस्ट यू टू फाइंड माई डॉग आफ्टर यू हैव डन
द सेम आई प्रॉमिस यू टू पे ₹100 इन दैट केस पास्ट कंसिडरेशन। मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी आप मेरा डॉगी ढूंढ दो, और आपने जब वो ढूंढ के दिया उसकी रिक्वेस्ट अकॉर्डिंग उसने ₹100 आपको दे दिए, तो ₹100 आपके किसके बेसिस पे दिया? आपने उसको डॉगी ढूंढा क्योंकि उसका प्रॉमिस था, तो ये होगी पास्ट कंसिडरेशन। ये इंडियन लॉ में वैलिड है, इंडिया में इसे माना जाता है गुड कंसिडरेशन और इंग्लिश लॉ में इसे माना जाता है बैड कंसिडरेशन। नेक्स्ट, पास्ट कंसिडरेशन शुड ऑलवेज बी कंसीडर एट द प्रोमिसर्स रिक्वेस्ट। अगर अपनी मर्जी से करता है ऑब्वियस सी बात है उसकी नहीं मानी जा सकती है। नेक्स्ट, एग्जीक्यूटेड और प्रेजेंट कंसिडरेशन। जो प्रेजेंट कंसिडरेशन है उसे क्या कहते हैं? और एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, ए मेक्स एन ऑफर ऑफ ₹100 टू एनीवन हु फाइंड्स द डॉग एंड बी ब्रिंग्स द सेम टू हिम। B finds the lost dog and delivers same to A. When B so does, the amount should become acceptance of offer, which results in binding the contract and executed. तो इसमें ये था, जैसे उसमें था कि उसने पास्ट में कहा कि आप ढूंढ के लाइए तो मैं आपको पैसे दूंगी। इसमें जो था कि उसने कहा कि रैंडम कहा कि अगर आप ढूंढ के लाएंगे तो मैं आपको इतना कंपनसेशन पे करूंगी, और जब उसने ढूंढ के दिया तो उसे अब पेमेंट भी मिली, तो वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्योंकि साथ के साथ उसने किसी का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, उसने कहा था जो भी ढूंढ के दे देगा मैं उसे दे दूंगी। तो इस करके इसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और पास्ट कंसिडरेशन, एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन और पास्ट कंसिडरेशन में काफी फर्क होता है। एग्जीक्यूटिव कंसिडरेशन होती है सिमल्टेनियसली मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ होती है, वेयर एज पास्ट कंसिडरेशन में कॉन्ट्रैक्ट पहले बनते हैं और चीजें बाद में होती है। यहाँ पे लिखा है कंसिडरेशन इज प्रायर प्रोवाइडेड मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव और फ्यूचर कंसिडरेशन। तो हम ये जैसे हमने प्रेजेंट और पास्ट कंसिडरेशन पढ़ लिया, एग्जीक्यूटिव फ्यूचर कंसिडरेशन होगा जो हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे कि हम फ्यूचर में ये काम करेंगे। A agrees to such as A agrees to supply certain goods to B and B agrees to pay for them in future, that then it is an executory consideration. Next point है इसका, something that is an absistence promise by the promisee constitutes the consideration. अगर कोई भी एक्ट है एब्सिस्टेंस और प्रॉमिस, अगर प्रॉमिस ही करता है तो वो कंसिडरेशन में कंसिडर होगा। जैसे कि यहाँ पे कहा कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय जॉइंट प्रॉमिस, जैसे मान लो कोई पार्टनर्स हैं, उन्होंने प्रॉमिस कर दिया कंपनी के बिहाफ पे किसी क्लाइंट को, तो जो जॉइंट प्रॉमिस है वो हर एक की तरफ से कंसिडरेशन मानी जाएगी, ऐसे एक भी पार्टनर से मना नहीं कर सकता है। सब्सक्रिप्शन फॉर अ चैरिटेबल पर्पस, एंड यहाँ पे काफी सारे केसेस डिस्कस हैं जो आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल। कंसिडरेशन शुड बी नॉट एन अनसब्सटेंशियल और मतलब इमेजिनरी, इट शुड बी मतलब कि वो फुलफिल हो सके और एडिकेट होनी चाहिए, कुछ भी ज्यादा मांगनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मैंने आपको मतलब टॉफी दी और आप उधर से कहो कि इसकी कंसिडरेशन बनती है और आप मुझे मतलब 1 CR या कुछ भी पैसे दो इतने ज्यादा, मतलब वो अनसस्टेनेबल नहीं होनी चाहिए। परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग लीगल ड्यूटी इज नो कंसिडरेशन। मतलब कोई जैसे मान लो आपका लीगल ड्यूटी है कि ट्रैफिक लाइट फॉलो करना है, और आप अगर कहो कि मैंने ट्रैफिक लाइट फॉलो करी है तो आप कंसिडरेशन बनती है और आप मुझे इतने पैसे दो, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो आपकी लीगल ड्यूटी है। तो लीगल ड्यूटी जो भी परफॉर्म करता है उसके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं बनती है। जिस तरह हमने पहले केस में पढ़ा था दुर्गा प्रसाद वर्सेस वाल्दियो, उसमें उसने लीगल ड्यूटी करी थी तो उधर कोई कंसिडरेशन नहीं बनी थी। प्रॉमिस टू परफॉर्म एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी, कोई भी हम काम करते हैं जो पहले से चल रहा हो, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी मतलब हमारा पहले कॉन्ट्रैक्ट, मान लो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया कि आपने हमें इतने टन कोल सप्लाई करना है, तो अगर वो ड्यूटी आप परफॉर्म करते हो और उसके बाद आप कहते हो कि मैंने सप्लाई किया तो आप ये दो, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपने पहले ही कंसिडरेशन बना ली क्या हमें सप्लाई करोगे, तो इस करके ये नहीं हो सकता। परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग ड्यूटी टू थर्ड पार्टी, इस सेम सा है, सिंपल पॉइंट है कि अगर थर्ड पार्टी को आपने प्रॉमिस करा है कि कोई आप ड्यूटी करोगे तो आपको वो करनी पड़ेगी, और ये कोई कंसिडरेशन फॉर्म नहीं करती और इसमें कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा विदाउट कंसिडरेशन ऑल्सो। ये आगे मोस्ट प्रोबेबली सिंपल पेनल केस है, वो आप रीड कर सकते हैं, और इसी के साथ हम आ गए हैं एक्सेप्शन। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कई एग्रीमेंट्स कंसिडरेशन के बिना भी वैलिड होते हैं, वो हमें सेक्शन 25 में गिवन है कि कौन से एग्रीमेंट वैलिड होते हैं। इसमें बताया गया है प्रॉमिस अगर हम करते हैं किसी से नेचुरल लव और अफेक्शन में तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं। जैसे अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को इतने कुछ आके कार गिफ्ट करे, बाइक गिफ्ट करे, तो इस केस में कोई कंसिडरेशन नहीं बनती, उनका वो कॉन्ट्रैक्ट होगा कि मैं आपको गिफ्ट दूंगा, लेकिन इसमें कंसिडरेशन की जरूरत नहीं ना, क्योंकि वो नेचुरल लव और अफेक्शन के बारे में।
नेक्स्ट, कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस। अगर कोई वॉलंटरी सर्विस करता है, जैसे मान लो आग बुझी, आज आग लग रही है कहीं पे और हम पानी डाल देते हैं, तो इसमें हमने वॉलंटरी काम करा, तो इसके लिए कंपनसेशन हम नहीं ले सकते हैं, पर लिमिटेड अमाउंट में, अगर वो भी अगर आपका कुछ ज्यादा खर्चा हो, वरना वॉलंटरी सर्विसेज का कंपनसेशन भी लेट ही मिलता है। जैसे कि thus when A finds B person gives to him, then B promises to A 50 to A, or A supports B's in faint son and B promises to pay A's expense to do so, this is a valid contract। और इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं बनी ना A की तरफ से, पहले उसने ढूंढ के दिया लेकिन उसको पता नहीं था ना, तो इस वॉलंटरी सर्विसेज में मिल सकते हैं। Promises to pay time barred debt। The promise must be pay wholly or in part time a barred debt, that is a debt of which the creditor might have enforced payment but for the law for the limitation of the suit। Promise must be in writing and signed by the person। So promise to pay a time barred debt is also an exception of consideration, कि agreement without consideration is valid। तो इसी के साथ हमने डिस्कस कर लिया कंसीडरेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स, और ये इसके आपकी नियरली 15 मिनट्स में आपका सारा चैप्टर रिवाइज हो गया है। तो अगर आपके कोई सजेशंस हो आप कमेंट में दे सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर